वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में लेक्चर नहीं होगा। इसमें आज एक मॉक टेस्ट होगा। इसमें मॉक टेस्ट होगा मेडिकल वालों का। इसमें कुछ सवालात हैं जो कि अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके उनको पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप जो है जो मैं आंसर बताऊंगा वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर तो गिवन है, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका पीडीएफ फॉर्म मुझसे ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी की वगैरह मुझसे ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो अपकमिंग 2021 का जो मेडिकल का टेस्ट होगा उसमें किस तरह के सवालात आ सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गेस्ट पेपर एक एस्टिमेशन होता है, इसी तरह से एक टीचर का एस्टिमेशन है यहाँ पे भी, कि जो अपकमिंग टेस्ट है उसमें क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। जो लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं यूट्यूब पे सारे, उन सब में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगर आपने उनको ध्यान से देखा है तो आप ये टेस्ट आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्विज़ को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दे हैव बिन वर्किंग, उसके बाद ब्लैंक और आगे एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है। अगर 2 सेकंड आप वीडियो को रोक के समझ सकते हैं इसको तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दें, वरना मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम लिख के आते हैं या सिंस लिख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस या फ्रॉम या टिल नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर। ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है फॉर। अब सेलेक्ट फॉर क्यों करना है, इसकी वजह ये है कि फॉर का जो यूजेज है वो किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 5 इयर्स है, ठीक है, 5 इयर्स, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और इसी वजह से हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप पास्ट ट्रेंड को उठा के देखें जो आपके मेडिकल के टेस्ट आए, तो उनमें प्रेपोजिशंस के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम सेंटेंस उठा के दे दें, एग्जैक्टली सेम नहीं देंगे, सेंटेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारे 1 से 2 सवालात ऐसे आएंगे जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड होंगे, तो प्रेपोजिशंस का सही कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि स्पेलिंग्स आपने चूज़ करनी है। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। आपने यहाँ पे उनमें से जो सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग, उसको आपने सेलेक्ट करना है। वर्ड है डिफरेंशिएट, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये वाला, 4 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको सही स्पेलिंग आती है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है डिफरेंशिएट की स्पेलिंग ये वाली होगी। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है स्पेलिंग्स की? स्पेलिंग्स की तैयारी ऐसे की जाती है कि आप बार बार लिखते हैं, बार बार लिखने से आपको स्पेलिंग्स याद होती है। एक तो आप रीडिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मेडिकल वाले बच्चे वैसे भी रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप उन चीज़ों को जब बार बार लिखते हैं ना तो आपको स्पेलिंग्स याद हो जाती हैं। तो स्पेलिंग्स के 1-2 सवाल आते ही आते हैं, आप भले पास पेपर उठा के देख लें। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ मेडिकल में नहीं है, ये हर एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं। इंग्लिश का एक लिमिटेड पोर्शन है, एक लिमिटेड सिलेबस है, वो सेम सिलेबस सब में आता रहता है, बस सेंटेंसेस चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं सारे। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये शायद पास पेपर में भी गिवन है एक जगह पे। ठीक है, यहाँ पे है इफ़ आई, उसके बाद डैश, अ किंग, कॉमा, आई डैश चेंज द वर्ल्ड। अब आपने यहाँ पे वर्ब्स की
सिलेक्शन करनी है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की। अब आई के साथ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो ये सोचते हैं कि आई के साथ वॉज लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे विल लगा के आ जाते हैं सेकंड में, और सेम या तो वॉज लगाएंगे या वुड लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इफ़ वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स अमूमन वैसे 4 से 5 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, उनका मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं उनको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस में हम आई के साथ वर लगाते हैं, और उसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन होता है, मीन्स सेकंड सेंटेंस हमारा जो गिवन होता है, उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई वर किंग आई वुड चेंज द वर्ल्ड, ठीक है बच्चों। अच्छा, बाज़ औक़ात इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, वर के साथ वुड हैव, तो आपने वुड हैव नहीं लगाना। वुड हैव लगाएंगे तो आपका ऑप्शन या आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में से भी एक दो सवाल ज़रूर आएगा, प्रेपोजिशंस, स्पेलिंग्स और कंडीशनल सेंटेंसेस। और उसके बाद है सेम आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सवाल है। सब्जेक्ट टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन या वेट्स फॉर नन, वेटिंग फॉर नन, वेटेड फॉर नन, ठीक है, या नो वन। अब जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो फंस जाएंगे यहाँ पे। देखें, टाइम एंड टाइड, यहाँ पे जो हम दोनों के लिए लगाएंगे ना वर्ब, वो लगाएंगे वेट। इसकी वजह ये है कि टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये सिंबलाइज एक चीज़ को कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। टेंसेस की सीरीज़ बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई हुई हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होगा टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो वन, या नन भी कहते हैं इसको। उसके बाद है एक प्रेपोजिशन का यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, सेंड दिस लेटर डैश माय एड्रेस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एट लगेगा, ऑन लगेगा, टू लगेगा या विद लगेगा। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को सेंड करना है, ठीक है, तो वो मूवमेंट दिखाती है। सेंड कर रहे हैं आप कोई चीज़ तो वो मूवमेंट होगी, और मूवमेंट के लिए हम टू लगाते हैं, ना विथ लगाते हैं, ना एट लगाते हैं, ना ऑन लगाते हैं। ऑन सरफेस के लिए लगाते हैं, एट किसी पर्टिकुलर जगह पे खड़े हों तब लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए। और टू मूवमेंट के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंड दिस लेटर टू माय एड्रेस, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपने प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स को बड़े गहरे तरीके से समझना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठी हों। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको इंग्लिश की परेशानी ना हो। इंग्लिश 20% होता है आपका, अगर आपके चंद मार्क्स भी इसमें कम आ जाए ना, तो ये आपको फेल भी करवा सकता है। और इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो ये आपको अच्छे नंबर से पास करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है, इसमें आपने एडजेक्टिव का आपने इंतखाब करना है। यहाँ पे आपने एडजेक्टिव्स पे मैं भी एक लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं, दो हैं, ठीक है, एक है ही और दूसरा अली। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव में भी दो तरह के आते हैं। एक जैसे एक के साथ मोर लगाते हैं, दूसरे के साथ ईआर लगा देते हैं किसी भी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रांग जो है उसके साथ स्ट्रांगर लगेगा, मोर स्ट्रांग नहीं लगा सकते आप। इनका एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, स्लेबल वाला मेथड, ठीक है। उसको हम समझेंगे किसी लेक्चर में कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है,
ठीक है बच्चों। और दूसरा यहाँ पे देन का आपने ध्यान रखना है। देन एक होता है THEN वाला, ठीक है। दूसरा होता है THAN वाला देन। जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो THAN वाला देन लगाते हैं। अगर आपने THEN वाला देन लगाया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वाला देन टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यकीन रखें कि ये जो आपके मेडिकल का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से बाहर आ ही नहीं सकता, ये मुझसे गारंटी ले लें आप। हाँ, ये है कि सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कंडीशनल सेंटेंस एक गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, उनका इंतखाब करना है। अगर आपने कंडीशनल सही तरीके से समझे हुए हैं तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो अगर आपने कंडीशनल वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको एक बार जाके ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें कंडीशनल्स होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। अब इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस जो गिवन है ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पे तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम हैड के साथ वुड लगाते हैं। मींस एक सेंटेंस में अगर फर्स्ट वाला जो डिपेंडेंट है उसमें आपने हैड लगाया तो सेकंड वाले में आप वुड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने इसको डील करना है। अगर आपने वुड हैव लगा दिया तो मैं बता रहा था, अगर आपने वुड हैव लगा लिया तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं एक और ट्रिक भी बता देता हूँ इसमें। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस पास्ट पार्टिसिपल लगता है, जिसको हम आसान ज़बान में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें देखें बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया है कि वुड हैव तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल लगता है। तो यहाँ पे हैड के साथ वुड लगेगा। हैड के साथ विल तो लगता ही नहीं, ठीक है, हैव के साथ विल नहीं लगता। ये दोनों कंडीशनल के हैं ही नहीं हेल्पिंग वर्ब्स, इनमें से सिर्फ एक ही ये हेल्पिंग वर्ब है कंडीशनल का। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने कंडीशनल्स के कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से समझना है, बड़े गौर से समझना है, ताकि आपको ये चीज़ें वहाँ पे कंफ्यूज ना करें। कंडीशनल्स पाकिस्तान के हर टेस्ट में आते हैं, आप कोई सा भी टेस्ट उठा के देख लें उसमें आते हैं, ठीक है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि मैं पिछले कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पिछले मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो मैं जब किसी को पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे जब मैं यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा हूँ तब बच्चे उनको देखते नहीं हैं। मेरे ग्रुप्स में 700 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन वो इतनी ज़हमत नहीं करते कि यूट्यूब पे आके वो लेक्चर देख लें। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। आपको ख़ुद को तकलीफ़ देनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलती है। ठीक है बच्चों, जो लेक्चर्स देखते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो कंटिन्यूसली ऐसे देखते रहें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स, अभी जो आर्टिकल्स का एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल आपने देखना है कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगना है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग सेंटेंस, ये जो वर्ड लिखा है नाउन, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, वो ई के साथ स्टार्ट हो रहा है, ई वाविल है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ई के साथ एन लगा देते हैं, और एन लगाने से उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो वॉवेल्स का कॉन्सेप्ट है या आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, वो ऐसे नहीं है कि आप ई लिखा हुआ है तो आप एन लगा दें। वो वॉवेल साउंड्स की बात कर रहे होते हैं,
ठीक है। वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं, तो आप उस आर्टिकल्स वाले लेक्चर में जाके एक बार उसको ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल वॉवेल साउंड क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ए लगेगा। आर्टिकल्स के रूल के हिसाब से अ यूरोपियन स्टूडेंट टॉप द एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दी इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि दी डिफाइनिंग आर्टिकल है। जब भी आप दी किसी के साथ या द जिसको हम कहते हैं वो किसी भी नाउन के साथ या किसी वर्ड के साथ लगाते हैं तो आपको आप पे ऑब्लिगेटरी होता है कि आप उस चीज़ को आगे डिफ़ाइन करें। ठीक है, आपने उसके साथ आगे कोई फ्रेज़ लगाना होता है जिसको बाज़ औक़ात कभी कभी हम पॉजिटिव फ्रेज़ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने आर्टिकल्स को डील करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस है। अब आपने बताना है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स याद हैं और उनके रूल्स याद हैं तभी आप बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस है इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। तो अब ये कौन सा कंडीशनल है, याद रखिएगा जब भी इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये कंडीशनल की स्ट्रक्चर्स जो है मैंने कंडीशनल वाले लेक्चर में पूरी बताई हुई है, आप उनको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, और जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा नेचुरल ट्रुथ की बात करता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना उनकी बात करता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप पानी को 100 डिग्रीज पे बॉयल करेंगे तो वो बॉयल हो हीटअप करेंगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस में एक चीज़ को अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाली चीज़। अभी आपसे पूछा गया है कि ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, ये जेरेंड है, वर्ब फ्रेज या नाउन फ्रेज है। सेंटेंस है अ बॉय वॉज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे वॉज रीडिंग अ बुक जो है ये ग्रामर में क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये भाई वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये जेरेंड होगा। ये जेरेंड नहीं होगा बच्चों, ये वर्ब फ्रेज होगा। ये वर्ब फ्रेज कहते हैं इसको। वर्ब फ्रेज क्या होते हैं, जब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप मेन वर्ब की कम्बिनेशन कर दें तो वो वर्ब फ्रेज बन जाता है। इसके दूसरे भी तरीके होते हैं, वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेजेस वाले लेक्चर में मैंने बताई हुई हैं, आप वहाँ से ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपके नाम पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो बच्चे सवाल करते हैं मैं उनके नाम पे एक वीडियो बना देता हूँ, आगे उनके नाम का जिक्र करता हूँ ताकि वो बच्चे अप्रिशिएट हों और आगे मुझसे सवाल करते रहें। और इसी तरह से हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, टेस्ट को। अभी यहाँ से मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं। इसमें और चीज़ें ये आ सकती हैं कि वोकैबुलरी आ सकती है। ठीक है, वोकैबुलरी इस वजह से मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो एक जो है ना ब्रॉड टॉपिक है। मैं जो लिखूँगा अभी ज़रूरी नहीं है कि वही आए, और जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे सेंटेंसेस ऐसे ही आ जाएं। आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से, लेकिन थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेंटेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर वोकैबुलरी की बात करें तो वो आप जब रीडिंग करते हैं तो आपकी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लस में हमारी एक जो कनेक्टिविटी है ये भी इसी तरह से एक कायम और दायम रहे और हम एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।